Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 15th of January 2024. तो गाइज आज है तारीख 15 जनवरी 2024 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है कैबो वर्डे को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2019 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जो है ये किसके थ्रू पब्लिश की जाती है? ऑप्शन नंबर ए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, या ऑप्शन नंबर सी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, या ऑप्शन नंबर डी वर्ल्ड बैंक। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 पर प्रेजेंट है, जिसको हम जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में लिंक करेंगे। तो देखो यहाँ पे मालदीव्स की लगातार चर्चाएं हो रही हैं पिछले कुछ दिनों से। अभी जब पीएम मोदी लक्षद्वीप गए तो उसके बाद लगातार मालदीव्स चर्चा में आया, क्योंकि मालदीव्स के कुछ मिनिस्टर्स ने यहाँ पर टिप्पणी कर दी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को लेकर। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मुइज़ू, ये जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं, ये चाइना के विजिट पर गए। चाइना के साथ में बहुत सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स इन्होंने साइन कर लिए हैं। और ये जो व्यक्ति हैं आपको पता रिसेंटली ही इलेक्ट हुए हैं, क्योंकि लास्ट ईयर मालदीव्स के अंदर में इलेक्शंस हुए और उस इलेक्शन में यहाँ पर ये एज अ प्रेसिडेंट चुन कर आते हैं। दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो ये एक व्यक्ति जो है ये एंटी इंडिया है, शुरू से ही इंडिया के बिल्कुल खिलाफ। और इवन यहाँ पे मालदीव्स के अंदर ये यही शो कर रहे हैं कि इंडिया सबसे बड़ा चैलेंज है मालदीव्स के लिए, ये लगातार इनके थ्रू दिखाया गया है। और आने वाले समय पर बताया जा रहा है ये आदमी भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। उसके पीछे का रीज़न आपको ये देखने को मिलेगा कि ये व्यक्ति एंटी इंडिया होने के साथ साथ प्रो चाइना भी है। चाइना के प्रति ज़्यादा झुकाव है, बहुत सारे एग्रीमेंट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे साइन कर लिए हैं। और अब इलेक्शन में जीत हासिल करने के बाद में लगातार इनका स्टेटमेंट आया है कि जो भारत के सैनिक हैं इनको यहाँ पर भारत मालदीव से बिल्कुल हटा ले। और इन्होंने यहाँ पर एक डेडलाइन भी अब दे दी है, जिसको लेकर आज न्यूज़ आर्टिकल्स जो हैं सभी न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर छप चुके हैं। तो उन्होंने डेडलाइन सेट की है और वो डेडलाइन है 15 मार्च की, कि 15 मार्च तक मालदीव्स में से भारत के जितने भी मिलिट्री पर्सनल प्रेजेंट हैं, मैं आपको बताऊंगा कि लगभग देखो वैसे 70 से 80 मिलिट्री पर्सनल आज के समय पर मालदीव्स में प्रेजेंट हैं। क्यों प्रेजेंट है अभी हम डिस्कस करेंगे। तो उनको यहाँ पे उन्होंने बोला है कि 15 मार्च तक इंडिया वहाँ से निकाल ले। और क्वेश्चन यह है कि ये मिलिट्री पर्सनल आखिरकार क्यों प्रेजेंट है? ये बेसिकली मालदीव्स के जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं उनको सपोर्ट करने के लिए प्रेजेंट, उनकी सहायता करने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए। आपको पता होना चाहिए मालदीव्स को इंडिया बहुत बड़े बड़े गिफ्ट्स ऑलरेडी दे चुका है, बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स हम गिफ्ट कर चुके हैं। तो उन एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस वगैरह भी यहाँ पे संभाला जाता है इंडिया के इन मिलिट्री पर्सनल के माध्यम से। तो इवन यहाँ पर वो लगातार मालदीव्स को सपोर्ट ही कर रहे हैं, तो उनको भी यहाँ पर हटाने की बात यहाँ पर की गई है। ये लगातार, जैसे अभी तो लगातार थोड़े थोड़े स्टेटमेंट दे रहे थे अपने देश के बेसिस पर, लेकिन अब इंटरनेशनल लेवल पर इन्होंने सीधा सीधा अनाउंसमेंट किया है कि 15 मार्च तक इंडिया अपने मिलिट्री पर्सनल को मालदीव से हटा ले। बीच में आपको पता है लक्षद्वीप वाला इशू भी हो गया था, उसकी वजह से भी ये जो मैटर है और ज़्यादा गर्म हो गया। तो आने वाले समय पर नो डाउट भारत और मालदीव्स के जो संबंध है वो काफ़ी ख़राब होने वाले हैं। और अभी यहाँ पर रिलेशंस धीरे धीरे खराब हो ही रहे हैं, जैसा आपने देखा। दूसरी चीज़ अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये जो प्रेसिडेंट बने ना, प्रेसिडेंट बनने से पहले जो इनका इलेक्शन कैंपेन वगैरह जो भी इन्होंने चलाया, उसमें यहाँ पर इंडिया को मतलब आप कह सकते हो एज अ विलन इन्होंने लंबे समय से दिखाया है। ठीक है, अब इंडिया को विलन दिखाया कि इनका कहना यह है कि जो इंडिया के ट्रूप्स हैं वो मिलिट्री पर्सनल है, वो मालदीव्स में प्रेजेंट है, तो मालदीव्स एक इंडिपेंडेंट कंट्री कैसे बन पाएगा, इनको हटाना पड़ेगा, ये वगैरह वगैरह जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर ही बोल चुके हैं।
हालांकि दूसरी साइड जैसे कि यहाँ पर एक न्यूट्रल स्टांस बनाने के लिए उन्होंने ये भी बोला नहीं, हम चाइना को अपने देश में नहीं आने देंगे। ऐसा स्टेटमेंट ये दे रहे हैं, बट विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी रिसेंटली ये विजिट पर गए और इतने सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करे गए, बहुत सारे अग्रीमेंट्स इन्होंने रिसेंटली चाइना के साथ में साइन किए हैं। तो ये भी हो सकता है कि जैसे अभी इंडिया की जो मिलिट्री है ये हटा दें उसे, और इंडिया की मिलिट्री को हटाने के बाद में चाइना की मिलिट्री को यहाँ पर एक स्पेस मिल जाए। चाइना की मिलिट्री का जो प्रेजेंस है वो मालदीव्स में हो सकता है। और नो डाउट अगर चाइना का प्रेजेंस मालदीव्स में बढ़ता है, देखो वैसे आपको चाइना का प्रेजेंस देखने को मिल जाता है, लेकिन यही प्रेजेंस और ज़्यादा एक्सटैंड होगा तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए भी बहुत बड़ी चुनौतियाँ इकट्ठी होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखते हैं आगे किस तरीके से सारे के सारे अपडेट्स आते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, और देखते हैं 15 मार्च तक क्या मिलिट्री हटाई जाएगी, यानी वो सारे की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो समय के साथ में सारी अपडेट होती चलेंगी, वो सब आपके सामने यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी। आई होप आपको हर एक एस्पेक्ट बढ़िया तरीके से ये क्लियर हो चुका है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 2 पर, यह पेज नंबर 21 नहीं है दोस्तों, 1 हटा देना, पेज नंबर 2 पर यह आर्टिकल प्रेजेंट है जिसको हम जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक करेंगे। यूपीएससी ने कह सकते हो मेंस के अंदर लगातार 3 क्वेश्चन पूछ चुके हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को लेकर। तो वैसे तो मैं आपको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, मॉइस्ट वगैरह ये सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। देखो जब भी बात आती है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, मॉइस्ट या नक्सलवाद, तीनों को यहाँ पर हम बेसिकली यहाँ पर एक ही टर्म से मतलब देखते हैं। मतलब ये जो तीनों के तीनों है ना, ये नक्सलवाद ही है, बस इसको अलग अलग टर्म से यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, मॉइस्ट, नक्सलवाद सब एक ही को यहाँ पर बोला जाता है। तो ध्यान रखना, ये अलग अलग टर्म्स आपको नजर आ सकते हैं, लेकिन इन तीनों का मतलब एक ही है, वो है नक्सलवाद। क्या है नक्सलवाद वो सब आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं आखिरकार ये न्यूज़ में क्या चीज़ है, किस वजह से हम ये चर्चाएं कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है 11 जो महिला ऑफिसर्स हैं महाराष्ट्र पुलिस की, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है, और प्रॉपर ट्रेनिंग देने के बाद में छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के पास में आप कह सकते हो कि इनकी पोजीशनिंग मेंटेन कर दी गई है। तो ये जो वेमेन आपको दिख रही हैं आज के समय पर फोटो में, तो ये इनफॉर्मल कमांडोज आप इनको कह सकते हो, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई है और प्रॉपर एक रेड कॉरिडोर मेन स्पॉट पर इनको पोजीशन दी गई है ताकि जो मॉइस्ट हैं उन मॉइस्ट पर एक पकड़ बना के रख सकें, उन मॉइस्ट को आगे बढ़ने से रोक सकें। तो ये बेसिकली यहाँ पर इनका एक मेन पर्पस होने वाला है। हालांकि जो जॉब है वो काफ़ी चैलेंजिंग होने वाली है। पहली बार कुछ इस प्रकार की चीज़ें हम देख पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि कई बार मॉइस्ट के साथ में बड़े बड़े जो लड़ाइयाँ हैं वो हो जाती हैं, और उन लड़ाइयों में कई बार हमारे कई सारे जो जवान हैं वो भी शहीद हुए हैं इस लड़ाई के अंदर में। तो ऐसा यहाँ पर एक बहुत ही चैलेंजिंग सा जॉब है, बट देखते हैं आगे किस प्रकार से मेंटेन किया जाएगा। इवन यहाँ पर जो ये ऑफिसर्स आपको दिख रही हैं, ये आज के समय पर जो वांगेतुरी पुलिस आउटपोस्ट है वहाँ पर ये स्टैंड हुई हैं, ये आप देख पाओगे। तो इनका कहना यह है कि हर एक मिनट इस पोस्ट पर चैलेंजिंग है, लेकिन हम बहुत ही खुश हैं इस जॉब का एक हिस्सा बनने के लिए, मॉइस्ट को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर इन्होंने अपनी साइड से मेंशन की है, क्योंकि आपको पता होगा छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर आसपास के कई सारे रीजन्स है जहाँ पर जो नक्सलिज्म है, जो नक्सलवाद है, वो काफ़ी बड़े लेवल पर अभी भी देखने को मिलता है। हालांकि पहले की कंपैरिजन में कम हुआ है, लेकिन अभी भी दोस्तों वहाँ पे नक्सलवाद पाया जाता है। तो क्या है ये पूरा का पूरा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। ये तो बेसिकली आपका एक सोर्स, एक जरिया है न्यूज़ आर्टिकल पढ़ने का। तो ये आर्टिकल आपका एग्जाम में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा। अब जो चीज़ें एग्जाम में हेल्प करेंगे वो है आपके बैकग्राउंड नोट्स, प्रॉपर डेटा, जो अब यहाँ पे शुरू होगा। तो असली जो डिस्कशन है इस आर्टिकल की वो यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म दोस्तों क्या है, इसको हम लोग लेफ्ट विंग टेररिज्म या रेडिकल लेफ्ट विंग मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। ये एक प्रकार की आइडियोलॉजी है। इस आइडियोलॉजी में यहाँ पर जो भी लोग होते हैं, इनका मेन पर्पस यह है कि जो सरकार है वो हमारे काम की नहीं है, सरकार को हटाना और हाथ में हथियार लेके सरकार को हटाना और अपना रूल लेकर आना, ये इनकी मेन आइडियोलॉजी देखने को मिलती है। अब ये मूवमेंट शुरू कैसे होता है सब कुछ डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो दोस्तों लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ग्रुप में जितने भी लोग होते हैं ये टारगेट बनाते हैं सरकार को। जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, कई सारी बॉडीज हैं कानून को लागू करने का काम करती हैं, या प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं, इन सबको अपना ये मेन टारगेट बनाते हैं, सब पर खुद अपना एक कंट्रोल पाना चाहते हैं। और इंडिया में जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है इसकी शुरुआत होती है 1967 में। कहाँ से? वेस्ट बंगाल के अंदर में एक गांव है नक्सलबारी, वहीं से शुरुआत होती है। इस वजह से इसको नक्सलिज्म के नाम से भी जानते हैं।
अब इंडिया में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसका एक पर्टिकुलर मैप आपको नजर आएगा। हालांकि ये थोड़ा पुराना है, अब धीरे धीरे चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं, तो कई सारी जगह पर नक्सलिज्म कम भी हुआ है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है भारत के अंदर 10 राज्यों में से 90 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं अभी भी वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से कहीं ना कहीं अफेक्टेड है। और वो 10 राज्य कौन कौन से हैं जहाँ पर ये देखने को मिलता है, वो है आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल। और ज़्यादातर जो अफेक्टेड स्टेट्स हैं, यानी ज़्यादातर नक्सलिज्म इन स्टेट में सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ पर है, तो वो है छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, ओडिशा में, बिहार में। यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस हमको देखने को मिलता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ऐसे कुछ एरियाज़ हैं, हाईली अफेक्टेड एरियाज़ यहाँ पर आपको नजर आएंगे छत्तीसगढ़ के। तो ये बॉर्डर के पास में ही इन वेमेन को पोजीशन दी गई है ताकि वो इस नक्सलिज्म को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकें। सवाल यह है कि जो ये नक्सलिज्म बढ़ रहा है इतनी तेज़ी से, फिलहाल तो जैसे मैंने बोला पहले के कंपैरिजन में कम हुआ है, लेकिन पहले तो बड़ा होगा और अभी भी इसका प्रेजेंस है। तो उसके पीछे का मेन कारण क्या है, तो मेन कारण है प्रॉपर डेवलपमेंट ना होना। क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज़ हैं जहाँ पर भी इस प्रकार के नक्सलवादी आपको देखने को मिलेंगे, वो ऐसे रीजन में है जहाँ पर प्रॉपर डेवलपमेंट है ही नहीं। गरीबी ज़्यादा है, बेरोज़गारी ज़्यादा है, ठीक है, इलिटरेसी रेट है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है, कुपोषण फैला हुआ है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स वहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो लोग हैं, इनको कई बार ऐसा होता है कि जैसे जंगल वगैरह में रह रहे होते हैं तो उनको वहाँ से हटा दिया जाता है। कई सारे कानून आ चुके हैं हमारे लैंड को प्रोटेक्शन देने के लिए, फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए। तो लॉज जब पास होते हैं तो उनको जंगल से हटाया गया, और वही जंगल उन लोगों के लिए कह सकते हो कि खाना पानी सब कुछ था, वहीं से वो कमा रहे थे, खा रहे थे। अब क्या हुआ, हटा दिया गया उनको, अब वो निकल रहे थे। तो कई सारे लोग ऑलरेडी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की जो आइडियोलॉजी वाले लोग थे वो इन तक जाते हैं, इनको अप्रोच करते हैं और इनको भी अपने आइडियोलॉजी में कन्वर्ट करते हैं कि सरकार हमारे काम की नहीं है, ये सब कुछ है और इस तरीके से हम सरकार हटा देंगे, आपको हम हथियार देते हैं, इस तरीके से हथियार प्रोवाइड करवाएंगे, थोड़ी फैसिलिटीज़ उनको मिल जाएंगी, तो वो इसी आइडियोलॉजी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो भी यहाँ पर पीड़ित हैं उनको कहीं ना कहीं जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म आइडियोलॉजी वाले ऑलरेडी ग्रुप्स प्रेजेंट हैं वो अपनी ही आइडियोलॉजी में उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म लगातार बढ़ता चले जाता है। अब जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है यहाँ पर एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे मेन कारण है वो है प्रॉपर सरकार का सपोर्ट ना मिलना, इफेक्टिव गवर्नेंस ना होना, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन उस एरिया में ना होना, सर्विस डिलीवरी ना होना, ठीक है। और जो भी यहाँ पे राज्य सरकार की संस्थानें हैं वो काफ़ी कमज़ोर पड़ जाती हैं, अक्सर कमज़ोर रहती हैं, करप्ट रहती हैं, है ना। तो इस चक्कर में उस एरिया में बिल्कुल खाली छूट रहती है। तो इस प्रकार से जो ये ग्रुप्स हैं ये और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ते हुए चले जाते हैं। ये जो ग्रुप्स हैं ये वायलेंस का यहाँ पर यूज़ करने लगते हैं ताकि जो ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ख़त्म किया जाए, इलेक्शन, पंचायत या जितनी भी स्कीम्स है सबको हटाया जाए, और ये जो ग्रुप्स हैं ये अपने हिस्से में या अपने कंट्रोल में उस पूरे रीजन को लेना चाहते हैं। तो ये भी एक मेन फैक्टर हो जाता है कि सरकार का प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन उस रीजन में ना होना। सवाल यह है कि ये सोच आई कैसे, ये आइडियोलॉजी कैसे यहाँ पर डेवलप होना स्टार्ट हुई, क्योंकि ये जो एक्सट्रीमिज्म है ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया में है, बाहर भी आपको देखने को मिलेगा। तो सवाल यहाँ पर यह है कि ये आइडियोलॉजी आती कहाँ से। तो दोस्तों ये जो इंस्पिरेशन लिया गया है ये माओ जेडोंग की टीचिंग से लिया गया है। माओ जेडोंग जो कि चाइनीज कम्युनिस्ट लीडर है, ठीक है, वहीं से दोस्तों इंस्पिरेशन लिया गया, जिसके बेसिस पर कहीं ना कहीं ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की आइडियोलॉजी है वो यहाँ पर फैलनी स्टार्ट हुई है। और कई सारे ऐसे ग्रुप्स आपको LWE के देखने को मिलते हैं जिनके लिंक अलग अलग एक्सट्रीमिस्ट के साथ में होते हैं, जो इंडिया में सेपरेटिस्ट मूवमेंट करा रहे हैं, भारत के हिस्सों को अलग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ में भी फिर इनके कनेक्शंस डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। सवाल यह है जब प्रॉब्लम इतनी बड़ी है तो क्या सरकार ने कोई स्टेप्स नहीं उठाए। सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं जिसके बेसिस पर नो डाउट ये जो प्रॉब्लम है वो कम हुई है। अब वो कदम कैसे कैसे उठाएं, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस CAPF को जगह जगह पर तैनात किया गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने CAPF जैसे कि CRPF, BSF, ITBP सबको यहाँ पर तैनात किया है अलग अलग जगह में, जो स्पेशली लेफ्ट विंग अफेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पर, ताकि इस प्रकार की जो ये नक्सल लोग हैं, नक्सलिज्म है, उसको यहाँ पे कंट्रोल किया जा सके। फिर दूसरा कदम उठाया गया स्ट्रेंथनिंग स्टेट पुलिस। राज्य सरकारों की जिस जिन राज्यों में सबसे ज़्यादा इस प्रकार की प्रॉब्लम है उनकी पुलिस को और स्ट्रॉन्ग किया गया, फाइनेंशियल लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया गया, पुलिस फोर्सेस को और ज़्यादा मॉडर्नाइज किया गया, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई गई ताकि वो इस प्रॉब्लम से लड़ सकें। इतना ही नहीं, स्पेशलाइज यूनिट्स को भी दोस्तों बनाया गया
जैसे कोबरा कमांडोज हो गए, ग्रे हाउंड्स नाम की यहाँ पर एक स्पेशल यूनिट हो गई। इस प्रकार की यूनिट्स को यहाँ पर तैयार किया गया और इसमें वही यहाँ पर हमारे ट्रेंड पर्सन्स होते हैं जो डायरेक्टली यहाँ पर नक्सलवादियों को खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो इनके अगेंस्ट में ऑपरेशन चलाने के लिए स्पेशल यूनिट्स को भी एस्टेब्लिश किया इंडियन गवर्नमेंट ने। इतना ही नहीं, फिर धीरे धीरे बहुत सारे डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए, जैसे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की। इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गया। तो ये जो प्रोग्राम्स हैं, इस प्रोग्राम के माध्यम से क्या किया जा रहा है, ऐसे एरियाज जहाँ पे प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है, जिस वजह से ये एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है, तो वहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाना, लोगों को प्रॉपर लाइवलीहुड देना, जॉब देना, बेसिक नीड्स जो है उनकी प्रॉपर एजुकेशन, हेल्थ केयर, उसमें यहाँ पर गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। तो इस बेसिस पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कम हो सकता है। तो डेवलपमेंट इनिशिएटिव में पहला कदम ये उठाया जा रहा है। दूसरा है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। सरकार यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दे रही है यूथ को, स्पेशली ऐसे एरियाज में जहाँ पर LWE सबसे ज़्यादा है, ताकि यहाँ पर लोगों को स्किल दी जाए, वो यहाँ पर एक नौकरी लें और इस प्रकार की आइडियोलॉजी में कभी पड़े ही ना। फिर देन उसके बाद में यहाँ पर प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स, ये यहाँ पर दोस्तों एक और इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने उठाया। इसमें कुछ स्कीम्स है, फॉर एग्जाम्पल वनधन विकास केंद्र हो गया, MG नरेगा हो गया। तो इन स्कीम्स का भी मेन मकसद क्या है, प्रॉपर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाना ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए। ठीक है, जो भी इस कम्युनिटी में लोग हैं, है ना, उनको प्रॉपर यहाँ पे आगे वो कह सकते हो अपना जीवन अच्छे से जी सकें। ठीक है, तो इस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ उनको देने का काम किया जा रहा है। फिर उसके बाद में कुछ राइट्स इंश्योर करना, इंटाइटलमेंट्स इंश्योर करना, ये भी गवर्नमेंट कर रही है। सरकार आज के समय पर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठा रही है इस प्रकार से जो यहाँ पर प्रॉब्लम्स है उनको टैकल करने के लिए। ठीक है, अब वो जैसे स्टेप्स की बात करें, देखो कई बार ना क्या होता है, जो जगह है वो काफ़ी अलग अलग रहती है, अलोन सी रहती है, वहाँ पे कोई प्रॉपर कह सकते हो कि लैंड राइट्स वगैरह नहीं है लोगों के पास में। तो अभी लैंड राइट्स वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे फॉरेस्ट राइट है, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, ये भी यहाँ पर जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के हक हैं बेसिकली उनकी रिस्पेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हो कि फिर वो जो व्यक्ति हैं उनको कोई ज़्यादा नुकसान होगा नहीं। उनके लिए ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। सरकार ने इस मैकेनिज्म को एस्टेब्लिश किया है ताकि जो भी लोकल कम्युनिटीज़ हैं, अगर उनके राइट्स के साथ में, उनके हक के साथ में कोई यहाँ पर छेड़छाड़ होती है तो फटाफट यहाँ पे वो अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से उनको सपोर्ट दिया जा रहा है। फिर दूसरे और मेजर्स हैं। एक सबसे बड़ा जो सोल्यूशन है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का, वो आपको देखने को मिलेगा समाधान। समाधान की अपने आप में एक बड़ी फुल फॉर्म है, ये आप देख पाओगे। S से है स्मार्ट लीडरशिप, A से अग्रेसिव स्ट्रैटेजी, M से मोटिवेशन ट्रेनिंग, A से एक्शनेबल इंटेलिजेंस, D से डैशबोर्ड बेस्ड KPI, H से हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। ये है समाधान, जिसके तहत मेन मकसद है जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म उसको पूरी तरह से रोकना। फिर एक और स्टेप में यहाँ पर सरकार ने स्मार्ट पुलिस नाम का यहाँ पर इनिशिएटिव लिया। स्मार्ट की अपने आप में एक फुल फॉर्म है, क्या है? S से स्ट्रैटेजिक, M से मैनेजमेंट, A से ऑल्टरनेटिव रिस्पॉन्स एंड टैक्टिक्स। इस प्रकार से दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये एक और मेन अप्रोच है जो पुलिस अथॉरिटीज़ यहाँ पर फॉलो करती हैं। इस स्मार्ट पुलिस का मेन मकसद यही है कि जो हमारी पुलिस है उनकी जो काम करने का तरीका है उसके क्वालिटी को और ज़्यादा इंप्रूव किया जाए, उनको प्रॉपर डेटा दिया जाए अलग अलग सोर्सेज से, क्राइम स्टैटिस्टिक्स, हर एक चीज़ का डेटा यहाँ पर उनको मिल सके ताकि वो प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर सकें। समझ गए? ये बात क्लियर हो गई। तो ये यहाँ पर ध्यान में रखना है। और जितने भी यहाँ पर ये कदम उठाए हैं गवर्नमेंट ने, क्या इससे कोई असर पड़ा है? बिल्कुल। अब आप ये चीज़ें मेंशन कर सकते हो कि जो लास्ट 8 ईयर्स अगर आप देखोगे तो उन पिछले 8 सालों में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का जो वायलेंस है वो लगातार कम हुआ है। इन इंसिडेंट्स के अंदर में बहुत तेज़ी से गिरावट देखने को मिली 2022 में। अगर आप इसको 2013 से कंपेयर करते हो तो बोला जा रहा है एक समय पर यानी 2013 में लगभग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के 397 इंसिडेंट्स नजर आए थे। 397 डेथ हुई थी इस मामलों से संबंधित 2013 में, और यही डेथ 2022 में कम होकर 98 के आसपास हो गई। तो 75% रिडक्शन हमने यहाँ पर देखा है। और यही आपस में जब लड़ाइयाँ होती हैं तो उसमें हमारे कई सारे जवान शहीद हो जाते थे। तो इस प्रकार से जो कैजुअलिटीज़ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को होती हैं वो भी कम हुई हैं। पहले 68% के आसपास कैजुअलिटीज़ थी, वो कम होकर 33% के आसपास पहुंच चुकी हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, बाकी अगर आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट को और क्या करना चाहिए, हमारे पास में पेसा एक्ट है, इस एक्ट को इंप्लीमेंट करना चाहिए। पेसा की फुल फॉर्म है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। जो ये पंचायत वाला कॉन्सेप्ट है वो इनको प्रोवाइड करवाना चाहिए।
ठीक है। ट्राइबल एम्पावरमेंट एंड रिप्रेजेंटेशन, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं बेसिकली यहाँ पर इनको और ज़्यादा सशक्त और ज़्यादा मजबूत करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट को काम करना होगा। डेवलपमेंट प्रोग्राम्स यहाँ पे चला सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और जो भी व्यक्ति माइस प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, जिनकी आइडियोलॉजी यह है कि भाई ऐसे लोगों को कन्वर्ट करना, तो बेसिकली यहाँ पर उनको काउंटर करना हमारा एक मेन फोकस होगा कि पहले इन लोगों को हटाया जाए, क्योंकि यही लोग हटेंगे रास्ते से, तभी यहाँ पर अपने आप ये जो पूरा का पूरा नक्सलिज्म है वो कंट्रोल होता हुआ नजर आएगा। प्लस ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन करना, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान बना के चलना जिससे वहाँ पे जो लोग हैं उनको एक अच्छा जीवन मिल सके। तो ये एक मेन चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को कंट्रोल किया जा सकता है। आई होप दोस्तों आपको ये सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बढ़िया तरीके से समझ में आ चुकी हैं। ठीक है, तो एग्जामिनेशन के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। अगर आप देखोगे तो मैं आपसे प्लीज़ ये बोलूँगा, देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लाया नहीं हूँ प्लीज़, लेकिन आप चेक कर सकते हो 2015 का मेंस का पेपर ओपन करना। ठीक है, तो उसमें भी यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को लेकर। फिर 2015 के बाद में 2018 के मेंस में अगेन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को लेकर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। फिर 2020 के मेंस में भी दोस्तों यहाँ पे ये नक्सलवाद को लेकर सवाल पूछा जा चुका है। तो हर बार 2015, 18, 20 इस तरीके से क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है आगे भी यहाँ पे जो है मेंस में ये सवाल डायरेक्टली आपसे बन सके। तो एग्जाम के लिए कुछ बेसिक चीज़ें थी जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे आते हैं ना। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में एक बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली करंट नोट्स के PDF वगैरह मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया, अब इस आर्टिकल में आपको ही पता है ये इंपॉर्टेंट नहीं, आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन पीछे का जो बैकग्राउंड डेटा है ये इंपॉर्टेंट है। अब आप नोट्स बनाने बैठोगे, इसको लिखने बैठोगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, है ना। और ये वाला जो PDF है आपको बहुत ज़्यादा कह सकते हो हैवी पड़ जाता है, क्योंकि जैसे आज देखो कि 72 स्लाइड्स है, कभी 100 स्लाइड्स हो जाती हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब स्टोरेज का इशू आता है। तो इन सब का सोल्यूशन यही है कि आपको डेली बेसिस पर ये जितने भी बैकग्राउंड नोट्स हैं इसका प्रॉपर रेडीमेड प्रिंटेड नोट्स के फॉर्म में एक PDF आपको दिया जाता है जिसका आप प्रिंट आउट वगैरह निकलवा सकते हो। तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर दोस्तों ये हेल्प मिल जाती है। और उससे अच्छी बात यह है कि इस ग्रुप के अंदर में सारा का सारा जो कंटेंट है वो आपका सिक्योर रहता है डेट वाइज। आप किसी भी तारीख का PDF ओपन कर सकते हो, पढ़कर डिलीट कर दो, नो डाउट आपको कोई भी स्टोरेज का इशू फेस करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ इसमें है, अनलिमिटेड ऑप्शंस ऑप्शंस आपके पास में डाउनलोड करने के, डिलीट करने के, तो कभी भी यहाँ पर आप जो है चाहो किसी भी तारीख का PDF ओपन कर सकते हो। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो भी बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 रुपये में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए करना क्या होगा, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको वहाँ पर रिप्लाई आएगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को एक बार चेक कर लेना कि मुझे किस तरीके से फ़ायदे होंगे, देन अपने आप को पूरी तरह से सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर अपना ये इन्वेस्टमेंट करना। समझ गए। बाकी दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे रहती है, डेली बेसिस पे यार मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। एक छोटा सा टारगेट होता है हमारा 5000 लाइक्स का, प्लीज़ आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। यह भी टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि UPSC मेंस प्रीलिम्स हर जगह पर कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। पेज नंबर 2 पर प्रेजेंट है, जिसको हम GS पेपर नंबर 2 पॉलिटी के साथ में लिंक करेंगे। तो उत्तराखंड यहाँ पर पहला स्टेट बन सकता है जो कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेगा। तो जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने संडे में यहाँ पर बोला है उत्तराखंड एक पहला स्टेट बन सकता है हमारे देश में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेगा। फिर उसके बाद में इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की डेफिनेशन समझा दी, क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो क्या होगा, अब ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल एग्जाम के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ही पता है कि भाई यूके के अंदर, उत्तराखंड के अंदर में यहाँ पर इस चीज़ की बात की जा रही है लंबे समय से, सभी को पता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि आपने जानना होगा ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पर हिंदी में समान नागरिक संहिता के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो ये क्या है, इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं, इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। लोग यहाँ पर इसको लेकर डिबेट्स करते रहते हैं कि भाई यहाँ पर ये नहीं आना चाहिए, कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों का कहना है नहीं नहीं बिल्कुल आना चाहिए। तो हर एक चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे, और कैसे क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन के अंदर में, और बना है पहले UPSC पूछ चुका है, वो सवाल भी आपको दिखाऊंगा। और आज का मेंस का क्वेश्चन भी दोस्तों इसी आर्टिकल के ऊपर आपको मिलेगा, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि आपको मेंस का आंसर लिखना है। तो चलिए बात करते हैं।
यूनिफॉर्म सिविल कोड पहली बात क्या हमारे संविधान में मेंशन्ड है? बिल्कुल सही बात है मेंशन्ड। कहाँ पर है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो हमारा डीपीएसपी का पोर्शन है, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो इस डीपीएसपी के अंदर में आर्टिकल नंबर 44 के अंदर में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चाएं हुई हैं। ठीक है, अब डीपीएसपी में मेंशन है, इसका मतलब कह सकते हो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। ये केवल एक डायरेक्शन दी गई है कि हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहां पे बोला जा रहा है कि यह यूनिफॉर्म सिविल कोड है। कई सारे लोगों के थ्रू यहां पर इसको सपोर्ट मिला है कि उनका कहना है कि अगर ये समान नागरिक संहिता आता है तो इससे क्या होगा, एक नेशनल इंटीग्रेशन आएगा, जेंडर जस्टिस मिलेगा। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का कहना यह है कि नहीं नहीं, इससे जो यहाँ पर हमारे देश में डाइवर्सिटी है, अलग अलग रिलीजन्स हैं, अलग अलग रिलीजन को अलग अलग फ्रीडम मिला हुआ है, उसको खतरा पहुंच सकता है। तो दोनों ही तरह से यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। और इंडिया में अगर कोई इकलौता राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी काम कर रहा है तो वह है गोवा। गोवा में दोस्तों एक कॉमन फैमिली लॉ आया था जिसको गोवा सिविल कोड के नाम से जानते हैं। यह तब की बात है जब गोवा आजाद हुआ था 1961 के अंदर में पोर्चुगीज के शासन से। फिर उसके बाद में अगर हम बात करेंगे गोवा के अलावा पूरे भारत की, तो पूरे भारत में अलग अलग पर्सनल लॉज हैं। अलग अलग पर्सनल लॉज अलग अलग रिलीजन के हिसाब से हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम शादी की बात करेंगे तो शादी हिंदू में हिंदू मैरिज एक्ट के माध्यम से होगी। ठीक है, मुस्लिम में मुस्लिम लॉ के हिसाब से होगी। तो यहाँ पे पर्सनल लॉज हैं, अलग अलग चीज़ को लेकर, अलग अलग मैटर्स को लेकर सब रिलीजन के अलग अलग लॉज हैं। तो ये जो अलग अलग रिलीजन के अलग अलग कानून हैं, उन सब को खत्म करके सबके लिए एक ही कानून हमारे देश में लेकर आना, जिसको सभी रिलीजन के लोग फॉलो करेंगे, उसी को हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड बोला है। अब बात करते हैं इंडिया में स्पेशली पर्सनल लॉज का क्या स्टैंडर्ड है। तो हमारे देश में आज के समय पर केवल मुस्लिम्स ही नहीं, हिंदूज, जैन्स, बुद्धिस्ट, सिख, पारसी, ज्यूज, ये सब अपने अपने पर्सनल लॉज के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, हिंदू पर्सनल लॉ के अंदर काफ़ी सारे सुधार आए, रिफॉर्म किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस अपनाई जाती हैं। अब क्या होता है कि सभी कम्युनिटी के, चाहे वो हिंदूज हो, मुस्लिम्स हो, बाकी सारी कम्युनिटीज़ हो, सबके अपने अपने पर्सनल लॉज हैं, लेकिन कहीं कहीं पर डिफरेंसेस आने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर हिंदूज और मुस्लिम्स की जब शादी होती है स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, तो यहाँ पर जो हिंदू है उसको अगेन हिंदू पर्सनल लॉ के हिसाब से देखा जाता है, लेकिन मुस्लिम्स को उस लॉ के यानी मुस्लिम्स के लॉ के हिसाब से नहीं देखा जाता। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कहीं कहीं सेक्शंस पर डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो पर्सनल लॉस तो है, लेकिन कहीं कहीं पर वो पर्सनल लॉस के साथ में भी सही से उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। इस चक्कर में यूनिफॉर्म सिविल कोड हमें चाहिए, ये मांग लंबे समय से उठी है। अब लंबे समय से उठी है और कई सारे केसेस भी हुए हैं। पहले मैं आपको दोस्तों केसेस पढ़ाऊंगा, उसके बाद यहाँ पे आगे की कहानी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर आप देख पाओगे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर इंपॉर्टेंट केसेस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्या जजमेंट दिया, जरा वो सुनते हैं। एक केस था शाह बानो बेगम वर्सेस मोहम्मद अहमद खान। इसके बाद सबसे ज्यादा चर्चा हुई यूनिफॉर्म सिविल कोड की। तो 1985 का ये केस था। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर जो ये मुस्लिम वेमेन थी, शाह बानो थी, इनके राइट्स की प्रोटेक्शन को लेकर काम किया और बोला बिल्कुल जो मुस्लिम वेमेन हैं ये अपना एक मेंटेनेंस ले सकती हैं, क्लेम कर सकती है अपने हस्बैंड से अंडर द सीआरपीसी ऑफ सेक्शन नंबर 125। इद्दत के पीरियड एक्सपायर होने के बाद भी यहाँ पर ये क्लेम जो मेंटेनेंस है वो क्लेम कर सकती हैं। शादी के बाद की बात हम कर रहे हैं। तो ये ऑब्जर्व किया गया यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के थ्रू कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग लॉज हैं, पर्सनल लॉज हैं, उनकी आइडियोलॉजी अलग अलग है, जहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट किया। ये बात थी 1985 की। लेकिन फिर 10 साल बाद 1995 में एक और केस आया, सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि जो हिंदू हस्बैंड है वो यहाँ पे इस्लाम में कन्वर्ट नहीं हो सकता और दूसरी महिला से शादी नहीं कर सकता अपनी पहली शादी को खत्म करे बिना। अगर उसे करना है ये काम तो वो पहली जो फर्स्ट मैरिज की है उसने उसको पूरी तरह से खत्म करना होगा, डिसॉल्व करना होगा। बिना फर्स्ट मैरिज डिसॉल्व करे वो दूसरी मैरिज कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रोक लगा दी और बोला इसलिए भी यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है, ताकि इस प्रकार के जो फ्रॉड कन्वर्जन्स हैं या बाइगेमस मैरिजेस हैं, दो शादियां हो रही हैं, एक झूठ बनाकर दूसरी शादी की जा रही है, तो इस तरीके से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनको भी रोकना होगा, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से रोका जाएगा। फिर 2017 में एक और केस आया, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया कि जो ट्रिपल तलाक है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, और ये जो मुस्लिम महिलाएं हैं
उनकी जो राइट्स है, उनका राइट टू डिग्निटी है, इक्वालिटी है, उसके प्रति ये वायलेशन है, उसका हनन कर रहा है। तो ट्रिपल तलाक नहीं होना चाहिए। और इसके बेसिस पर भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रेकमेंड किया कि जो पार्लियामेंट है उनको कहीं ना कहीं एक ऐसा लॉ लाना चाहिए जिससे जो मुस्लिम मैरिजेस हैं, डाइवोर्सेस हैं, उन सबको रेगुलेट किया जा सके। तो इस तरीके से दोस्तों ये इंपॉर्टेंट केसेस हुए हैं जिसके बाद में यूनिफॉर्म सिविल कोड की सबसे ज़्यादा चर्चाएं हुई हैं कि हाँ, हमारे पास में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाम जैसी चीज़ें होनी चाहिए, इस प्रकार का लॉ होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि अब क्या बोला जा रहा है कि अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाते हैं तो इसमें कई सारी चुनौतियां, कई सारे चैलेंजेस हमको देखने पड़ सकते हैं। अब वो चैलेंजेस क्या है? नंबर 1 चैलेंज, डाइवर्स पर्सनल लॉज एंड कस्टमरी प्रैक्टिस। ये सही बात भी है क्योंकि इंडिया जो देश है ये डाइवर्स रिलीजन्स का कंट्री है। आपको सभी धर्म देखने को मिलेंगे जो कि अपने अपने रिलीजन्स को फॉलो कर रहे हैं, अपने अपने जितने भी यहाँ पर कस्टम्स है, ट्रेडिशंस उसको फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने कल्चर को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो हर एक कम्युनिटी है, हर एक रिलीजन है, उनके खुद के पर्सनल लॉज हैं, खुद के कस्टम हैं, उसके हिसाब से वो अपने मैटर्स को डील करते हैं। तो ये जो लॉ हैं ये प्रैक्टिस किए जाते हैं अलग अलग रीजन में, अलग अलग हिसाब से, अलग अलग अपने जो धर्म है उसके हिसाब से। तो यहीं पर अगर हम एक कॉमन ग्राउंड को ढूंढना चाहें कि भाई सबके लिए एक कॉमन लॉ लेकर आना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर हम कर भी लेते हैं तो इंडिया जो कि एक डाइवर्स रिलीजन का कंट्री माना जाता है, तो ये डाइवर्स रिलीजन वाला जो टैग है वो कहीं ना कहीं कह सकते हो हटता हुआ नजर आएगा। बहुत सारे जो पर्सनल लॉज हैं वो यहाँ पर प्रॉपर कोडिफाई नहीं है, डॉक्यूमेंटेड नहीं है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। कई सारे पर्सनल लॉज ऐसे हैं जो कि केवल ओरल हैं, रिटन सोर्सेज पर हैं कि भाई यहाँ पर ऐसे ऐसे होता है। तो इस प्रकार से कई सारी दिक्कतें हो सकती हैं क्योंकि बहुत सारे लॉज हो जाएंगे, बहुत सारे लॉज ऑलरेडी प्रेजेंट हैं हमारे कंट्री में, अलग अलग रीजन्स के जो लोग अलग अलग कम्युनिटीज फॉलो कर रही हैं। तो उनको हटाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड ला कर आना, एक सिंपल कानून, कॉमन कानून लेकर आना सभी लोगों के लिए, ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड में कई सारे एरियाज को लाने की बात की जा रही है, जैसे शादी के लिए सबके लिए एक कानून होगा, सभी धर्मों के लिए एक प्रॉपर लॉ होगा, डाइवोर्स के लिए प्रॉपर लॉ होगा, मेंटेनेंस के लिए प्रॉपर लॉ होगा, मतलब कॉमन लॉ होगा सबके लिए, इनहेरिटेंस के लिए, एडॉप्शन के लिए या प्रॉपर्टी का सक्सेशन कौन लेगा, इस प्रकार के जो मैटर्स है सबके लिए कॉमन कानून होगा। वही यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर में कवर किया जा सकेगा, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। लेकिन कई सारी जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनकी साइड से रेजिस्टेंस देखने को मिला। बहुत सारी जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनका कहना यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से उनके जो रिलीजियस फ्रीडम है उस फ्रीडम को कहीं ना कहीं, उस जो कह सकते हो कि अधिकार मिला हुआ है, वो छीन लिया जाएगा। क्योंकि उनको डर है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जब भी आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशंस हैं, जो मेजोरिटी में लोग हैं, उनके फेवर में होगा। तो ऐसा इनका कहना है। और साथ ही साथ में इनका कहना यह भी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कहीं ना कहीं जो हमारा संवैधानिक राइट है, एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25 के अंदर में, जो कि फ्रीडम ऑफ फ्री प्रोफेशन, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस देता है कि आप किसी भी रिलीजन को यहाँ पर आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, उसका प्रसार कर सकते हो, किसी भी रिलीजन को यहाँ पर प्रैक्टिस करने की एक फ्रीडम मिलती है उनको। तो वो कहीं ना कहीं जो राइट है वो भी वायलेट होगा इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने से, ऐसा यहाँ पे लोगों का कहना है। फिर कुछ लोगों का कहना यह है कि इससे बहुत सारे कम्युनिकल टेंशंस वगैरह, जो रिलीजन्स हैं उनके बीच में टेंशंस वगैरह बढ़ सकती हैं, सोसाइटी में बहुत लड़ाइयाँ हो सकती हैं, दंगे हो सकते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर है प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज एंड कॉम्प्लेक्सिटीज। मतलब कहने का है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें ड्राफ्ट करनी होंगी, हर एक लॉ को अच्छे से देखना होगा, हर एक पर्सनल लॉज को समझना होगा। देन उसके बाद में बहुत बड़े कंसल्टेशन की ज़रूरत होगी। अलग अलग रिलीजियस लीडर्स जो हैं, अलग अलग धर्म के जो रिलीजियस लीडर्स हैं, लीगल एक्सपर्ट्स हैं, विमेन ऑर्गेनाइजेशन है, सबको साथ में लाना होगा। एक प्रॉपर मजबूत यहाँ पर पूरी बॉडी चाहिए होगी जो कि यहाँ पर हर चीज़ को अवेयर करके सबका ध्यान रखे, इसको लागू कर सके। तो ये बहुत कठिन काम है, बस देखने में आसान है लेकिन है बहुत कठिन, ठीक है। और फिर उसके बाद में जब लॉज लाते हैं तो लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे काफ़ी सारे लोग इसके बेनिफिट्स भी बताते हैं कि भैया यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स यानी फ़ायदे नज़र आ सकते हैं। जैसे बेनिफिट्स में बेनिफिट नंबर 1, नेशनल इंटीग्रेशन एंड सेक्युलरिज्म। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या करेगा? देश में एकता लाने की कोशिश करेगा, ठीक है। एक कॉमन आइडेंटिटी बनाएगा सभी सिटीजन्स की कि भाई कॉमन लॉ के हिसाब से सभी सिटीजन्स को ट्रीट किया जाता है। साथ ही साथ में जो कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको यहाँ पर कम करेगा, क्योंकि कई बार पर्सनल लॉज को लेकर कई बार विवाद रहता है ना, तो पर्सनल लॉज का मैटर ही खत्म हो जाएगा, तो कॉन्फ्लिक्ट्स अपने आप समाप्त हो जाएंगे, ऐसा कहना है। इक्वालिटी को ज़्यादा प्रमोशन मिलेगा। फिर दूसरा फायदा है जेंडर जस्टिस एंड इक्वालिटी।
यूनिफॉर्म सिविल कोड इंश्योर करेगा जेंडर जस्टिस के ऊपर में, इक्वालिटी के ऊपर में, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कई सारे पर्सनल लॉज ऐसे हैं जहां पर वेमेन को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वेमेन के साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है, वेमेन को काफी नीचा समझा जाता है मैन के कंपैरिजन में। तो जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो सभी पर्सनल लॉज पर लागू होगा, ठीक है, सब पर्सनल लॉज हट जाएंगे, केवल एक कॉमन लॉ ये होगा। तो वहां पर हम बात करेंगे वेमेन की इक्वल राइट्स की, इक्वल स्टेटस की, चाहे वो शादी की बात हो, चाहे वो डाइवर्स की हो, चाहे वो इनहेरिटेंस हो, एडॉप्शन हो, मेंटेनेंस हो, सभी जगह पर। तो महिलाओं को और ज़्यादा सशक्त और ज़्यादा मजबूत बनाया जाएगा। जो कई सारे लॉज के अंदर में पेट्रियार्की जैसी चीज़ों को प्रमोट किया जाता है कि जो मैन है, जो पुरुष है, वो हमेशा महिला से ऊपर है, तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं दोस्तों कहीं ना कहीं रोका जा सकेगा, ऐसा यहाँ पर लोगों का कहना है। दूसरा यहाँ पे एक और इसका बेनिफिट बताया जा रहा है, वो है सिंप्लीफिकेशन एंड रैशनलाइजेशन ऑफ लीगल सिस्टम। क्या होगा, जल्दी जल्दी जो केसेस है वो देखे जा सकेंगे। अभी क्या होता है, मान लो कोई केस आया है, अब अलग अलग पर्सनल लॉज के हिसाब से उन केस को देखना पड़ता है। तब क्या होगा, अगर किसी भी रीजन का, किसी भी धर्म का कोई भी केस होगा, उसको हम प्रॉपर एक ही कानून के माध्यम से देख सकेंगे, तो केसेस को देखना आसान होगा। प्लस जो कॉमन पीपल हैं, जो आम लोग हैं, वो आराम से समझ पाएंगे इस लॉ को। तो ये भी यहां पर बात बताई जा रही है, समझ गए। फिर एक और फायदा हो सकेगा कि वो मॉडर्नाइजेशन, हर चीज में हम लोग क्या कर सकेंगे, मॉडर्नाइजेशन लेकर आ सकेंगे। जो हमारी प्रॉपर जो पुरानी प्रैक्टिसेस हैं उन सबको यहाँ पर हटाकर एक नया सुधार लेकर आ सकेंगे, ऐसा बोला जा रहा है। कई सारे लॉज में जो पुरानी प्रैक्टिसेस अपनाई जाती हैं जो कि ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट में है, ट्रिपल तलाक था, पॉलीगैमी है, 2 शादियां हैं, चाइल्ड मैरिज है, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर खत्म हो सकेंगी यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ में, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है, समझ गए। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिट माना जा सकता है। हालांकि यहीं पर आर्टिकल में कुछ वे फॉरवर्ड्स भी बताए गए हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम भी है, कुछ बेनिफिट्स भी हैं, चैलेंजेस भी हैं, दो तरफ दो लोग बटे हुए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए इसके बदले। तो यहाँ पे आर्टिकल में बोला जा रहा है यूनिटी और यूनिफॉर्मिटी दोनों में यहाँ पर हमें डिफरेंस समझना होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड जब भी आएगा, जब भी प्रॉपर लॉ यहाँ पर लेकर आया जाएगा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो डाइवर्सिटी है इसको हमें बचा के रखना होगा। जो देश में डाइवर्सिटी है वो भी बची रहनी चाहिए, क्योंकि अगर आप यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हो, सभी के लिए कानून लाना चाहते हो, तो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिटी, एकता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कानून लाओगे तो सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे, तो वो जो एकता है वो भंग होती हुई नजर आएगी। फिर दूसरा यहाँ पर यह है डिस्कशंस, डेलिब्रेशंस विद स्टेक होल्डर्स। दूसरा काम हमें करना होगा, हर एक रिलीजन में जो उनके रिलीजियस लीडर्स हैं, लीगल एक्सपर्ट्स हैं, कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सबको लेकर आना होगा। बड़े सारे कंसल्टेशंस, डिस्कशंस करने के बाद में जाकर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट करना होगा, समझ गए। तो एक इंपॉर्टेंट बेहतरीन आर्टिकल जिसको ध्यान में रख सकते हो। यूपीएससी ने 2015 में आप देख पाओगे डायरेक्टली एक सवाल पूछा। सवाल क्या था, डिस्कस द पॉसिबल फैक्टर्स दैट इनहिबिट इंडिया फ्रॉम इनैक्टिंग फॉर इट्स सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड एज अ प्रोवाइडेड फॉर इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी कि क्या क्या ऐसे मेन कारक हैं, क्या क्या ऐसे मेन फैक्टर्स हैं जो भारत को अपने ही देश के नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने से रोक रहे हैं। ये आपसे पूछा गया 2015 में। चाहो तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। एक बार हिंदी में रीड कर देता हूं। उन संभावित कारकों की चर्चा कीजिए जो भारत को अपने नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने से रोकते हैं, जैसा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में प्रावधान किया गया है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में मेंशन किया गया। उसके बावजूद भी हम इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे का मेन रीजन क्या है, जरा नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार को लिख सकते हो, या फिर इसका प्रॉपर एक आंसर लिख सकते हो, जैसे मैं आपको देता हूं। वैसे मेंस का क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए, तो ये है आज का मेंस का क्वेश्चन, क्योंकि ये तो आप अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है, आपके पास में आंसर्स वगैरह होंगे, लेकिन कुछ अलग से हटकर भी अगर आपने मेंस का क्वेश्चन लिखना है तो इस वाले क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन यह है कि एनालाइज द कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल एंड सोशो कल्चरल इम्प्लीकेशंस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने से इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या पड़ेगा, किस चीज़ के ऊपर में, मतलब आप कह सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, सोशल कल्चरल जो इम्प्लीकेशंस हैं ये क्या होंगे इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने से, और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, क्या क्या इसमें समस्याएं, लेकिन इसको लेकर क्या क्या अवसर हैं, इन सब चीज़ों को कैसे हम एड्रेस कर सकते हैं एक सेकुलर मैनर में, ये आपने समझाना है 250 शब्दों में, ठीक है। ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इस वजह से इससे ज़्यादा आप इस पर फोकस कर सकते हो, इसका आंसर लिख सकते हो। एक बार हिंदी में रीड कर देता हूं ताकि हिंदी माध्यम वाले जो एस्पिरेंट्स हैं इसको और बढ़िया से समझकर एक बढ़िया सा आंसर लिख सकें।
तो क्वेश्चन बात करता है भारत में समान नागरिक संहिता को लागू करने के संवैधानिक, कानूनी और सामाजिक सांस्कृतिक प्रभावों का विश्लेषण करें। यूसीसी की चुनौतियों और अवसरों को लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष तरीके से कैसे संबोधित किया जा सकता है, उसको समझाएं 250 शब्दों में। और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है आपको हमेशा पता है, टेलीग्राम पर जाना है, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना है दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे वहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी अपने आंसर्स को वहाँ पे सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को जो आप सबमिट करोगे वहाँ पे तो एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है। चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आज के ही न्यूज़पेपर में पेज नंबर 3 पर एक और आर्टिकल प्रेजेंट है जिसको जीएस पेपर नंबर 1 कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिंक करेंगे। तो हुआ क्या है आपको पता होना चाहिए, कई सारे ऐसे गेम हैं या ट्रेडिशंस हैं जिनके ऊपर बैन लगाया जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश के अंदर में एक रूस्टर फाइट होती है, यानी कॉक फाइट जिसको बोलते हैं। 2 मुर्गों की लड़ाई करवाई जाती है। ठीक है, फिर लास्ट में एक मुर्गा बचता है, एक मुर्गे की जान पूरी तरह से चली जाती है, यानी कोई एक मुर्गा इनमें से एक दूसरे को पूरी तरह से मार देगा। फिर लास्ट में जो बचेगा वो जीतेगा, है ना, उसको यहाँ पर एक प्राइज भी मिलेगा लगभग 2 लाख रुपए का। तो आंध्र प्रदेश में दोस्तों इस प्रकार से रूस्टर फाइट करवाई जाती है। तो अभी यहाँ पर ये जो रूस्टर फाइट होती है संक्रांति के समय पर होती है। तो आज आपको पता होगा आज है 15 जनवरी और आज मकर संक्रांति है। और आज मकर संक्रांति है यानी कि अब से यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा सन है, जो हमारे सूर्यदेव हैं, वो अभी नॉर्थ की साइड मूव करने लगेंगे। तो अब से यहाँ पर यानी कि हम मानते हैं कि मकर संक्रांति के बाद से अब जो समर है यानी जो गर्मियाँ हैं वो धीरे धीरे शुरू हो जाएंगी। दिन जो है धीरे धीरे लंबे होने लगेंगे, उजाला लंबे समय तक टिकने लगेगा। ठीक है, मकर संक्रांति के बाद में तो हम लोग बोलते हैं। अभी मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो मकर संक्रांति के इवेंट के दौरान ही मकर संक्रांति के दौरान ही यहाँ पर ये जो रूस्टर फाइट है वो यहाँ पर करवाई जाती है आंध्र प्रदेश के अंदर में। और बोला जाता है कि यहाँ पे कोई भी संक्रांति नहीं बनती रूस्टर फाइट के बिना। तो रूस्टर फाइट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इस पूरे संक्रांति को सेलिब्रेट किया जा सके। एक लंबा ट्रेडिशन है, लंबे समय से फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके ऊपर बैन भी लगाया जा चुका है रूस्टर फाइट के ऊपर में। बैन लगाने के बावजूद भी जो विलेजर्स हैं वो फिर भी एक रिंग बना लेते हैं और वहाँ पर रूरल एरियाज़ के अंदर में ये रूस्टर फाइट फिर भी चल रही है, बैन होने के बावजूद भी। तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पर ये न्यूज़ में है। तो इस रूस्टर फाइट या कॉक फाइट क्या है आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम मकर संक्रांति के बारे में जान लेते हैं। तो मकर संक्रांति क्या डिनोट करता है? जब भी मकर संक्रांति आता है इसका मतलब जो हमारे सन है, जो हमारे सूर्यदेव हैं, वो यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइन है मकर का, उस मकर में यहाँ पर एंटर कर रहे हैं। और ये जो दिन है मकर संक्रांति का, इससे यहाँ पे पता चलता है कि अब भैया गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है। आज पहला दिन है, अब क्या होगा, धीरे धीरे दिन हमारे लंबे होते चले जाएंगे। और इसी को हम उत्तरायण के नाम से जानते हैं। उत्तरायण मतलब द नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन। सन का जो मूवमेंट है वो नॉर्थ साइड में यहाँ पर शुरू हो चुका है। और ये जो उत्तरायण है, इसी उत्तरायण के तौर पर आप कह सकते हो ये एक ऑफिशियल सेलिब्रेशन भी होता है। गुजरात सरकार ने लगभग 1989 से वो हमेशा से एक इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल को भी होस्ट करते हैं। हर साल यहाँ पर जो पतंगे वगैरह हैं वो भी उड़ाई जाती हैं। और आपने ये भी ध्यान रखना है जो मकर संक्रांति है वो हमारे पूरे देश में मनाई जाती है। ठीक है, लेकिन वो अलग अलग नाम से जानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो लोहरी है, तो नॉर्थ इंडियन हिंदूज जो हैं प्लस सिख हैं वो यहाँ पे लोहरी को सेलिब्रेट करते हैं। सेंट्रल इंडिया में सुकरात के नाम से जानते हैं। असम के अंदर में जो भोगाली बिहू है इसके तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। जो आसामीज हिंदू जो हैं बेसिकली वो सेलिब्रेट करते हैं। तमिल में पोंगल के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। तमिल हो गया। दूसरा साउथ इंडियन हिंदूज जो हो गए वो यहाँ पर इसको पोंगल की तरह सेलिब्रेट करते हैं। तो अलग अलग नाम से सेलिब्रेशन चलता है। ये इसका मैप है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर शिशुर या संक्रांत के नाम से जानते हैं। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के माघी या लोहरी के नाम से जानते हैं। उत्तरायण मतलब उत्तरायण के नाम से गुजरात, राजस्थान में जानते हैं। उत्तर प्रदेश में खिचड़ी के नाम से जानते हैं, खिचड़ी के नाम से। देन उसके बाद में बिहार, झारखंड में मकर संक्रांत, इस प्रकार से आप देख पाओगे। तमिलनाडु में पोंगल हो गया, है ना। और ये इसके अलग अलग नाम आपको यहाँ पे नजर आएंगे जगह जगह पर। ठीक है, तो सेलिब्रेशन सब जगह पर होता है बट अलग अलग नाम से यहाँ पे हम सेलिब्रेशन देख सकते हैं। आगे आते हैं, अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ एनिमल स्पोर्ट्स की। जैसे अभी हम कॉक फाइट की बात कर रहे थे ना, ऐसे कई सारे एनिमल स्पोर्ट्स यहाँ पे दोस्तों हमारे देश में अलग अलग राज्यों में खेले जाते हैं। उनका ट्रेडिशन है। फॉर एग्जाम्पल जलीकट्टू काफ़ी न्यूज़ में रहता है। रिसेंटली पोंगल फेस्टिवल जो शुरू हुआ तो उस पोंगल हार्वेस्ट फेस्टिवल के दौरान दोस्तों जलीकट्टू भी खेला जाता है।
तो जलीकट्टू यहाँ पर जिसमें हम एक बुल को, एक जो सांड है उसको यहाँ पर क्या किया जाता है, कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। तो ये प्ले किया गया। ऐसे ही यहाँ पर कर्नाटका में कंबाला खेला जाता है। कॉक फाइट आंध्र प्रदेश के अंदर में होती है। अब जो कॉक फाइट है या रूस्टर फाइट है, ये इंडिया का यहाँ पर कोई ऐसा इंडिजीनियस गेम नहीं है, ठीक है। ये कोई एनिमल स्पोर्ट इंडिया का नहीं है, लेकिन यहाँ पर दुनिया भर में ये एग्जिस्ट करता है। प्लस इंडिया में जो ये कॉक फाइट है केवल स्पोर्ट नहीं है, गैम्बलिंग गेम भी है। यहाँ पर पैसे भी जीते जाते हैं। फिर कैमल रेस की बात करते हैं तो ये यहाँ पर ऊँटों की रेस करवाई जाती है। ये बेसिकली जो हमारे राजस्थान के अंदर में जो अलग अलग फेस्टिवल होते हैं उसका हिस्सा है। फिर ऐसे यहाँ पर डॉग फाइट भी आता है। अब डॉग फाइट एक प्रकार का ब्लड स्पोर्ट है। यहाँ पर कह सकते हो दो डॉग्स होते हैं, एक दूसरे के प्रति रिंग में छोड़ दिए जाते हैं, और जो दर्शक हैं वो यहाँ पर मज़े लेते हैं। दोनों आपस में डॉग लड़ते रहते हैं। ये इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी यहाँ पर इसके ऊपर बैन लगा दिया है। ऐसे यहाँ पर बुलबुल फाइट होती है। बुलबुल फाइट को यहाँ पर असम के अंदर में बिहू के दौरान यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो बुलबुल है इसको कई बार ड्रग्स दे दी जाती हैं ताकि यहाँ पर ये थोड़ी और एग्रेसिव हो जाए और उसके बाद में एक दूसरे के साथ में लड़ जाएं। ऐसे यहाँ पर हॉर्स रेसिंग होती है। हॉर्स रेसिंग यहाँ पर लंबे समय से परफॉर्म किया जाता है। अलग अलग जगह पर यह स्पोर्ट्स चलता है। ग्रीस में, बेबलिन में, सीरिया, इजिप्ट, इंडिया में भी लंबे समय से यहाँ पर 200 साल से अगर हम देखेंगे तो ये स्पोर्ट्स चलता है, हॉर्स रेसिंग। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोल दिया था जो ये हॉर्स रेसिंग है या हॉर्स रेस है, ये गेम ऑफ स्किल है, लक नहीं है। ये गेम ऑफ स्किल है। तो उसको यहाँ पर जो इलीगल का करार है वो नहीं दिया गया। तो हॉर्स रेसिंग अभी भी हमारे देश में लीगल है, कानूनी तौर पर हॉर्स रेसिंग की जाती है। तो ये सारे एनिमल स्पोर्ट्स हैं, ध्यान रखना, जिनकी चर्चाएं लगातार होती रहती है। आगे आते हैं। एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पे बात की जा रही है दार्जिलिंग के जू कंजर्वेशन के बारे में। तो दार्जिलिंग के अंदर में एक जू है, वहाँ पे कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम रखा गया स्नो लेपर्ड्स के लिए। ये आप देख पाओगे बर्फ़ के अंदर पाए जाते हैं ये वाले लेपर्ड्स, और इन लेपर्ड्स की जो पॉपुलेशन है उसको यहाँ पर दोस्तों बढ़ाया जाता है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के माध्यम से, और सक्सेसफुली यहाँ पर दार्जिलिंग ने इन पॉपुलेशन को इंक्रीज़ किया। तो बात यहाँ पर यह है कि जो यहाँ पे बात की जा रही है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क की। वेस्ट बंगाल के अंदर में ये पार्क है, इसको हम लोग दार्जिलिंग जू के नाम से भी जानते हैं। तो इनको एक इंटरनेशनल रिकग्निशन भी मिल चुका है वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर जूज एंड एक्वेरियम के माध्यम से। ये रिकग्निशन, ये पहचान दी गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर पार्क है दोस्तों, ये बहुत सक्सेसफुल माना गया है। इन्होंने यहाँ पर जो स्नो लेपर्ड होते हैं उनका प्रॉपर सक्सेसफुली ब्रीडिंग प्रोग्राम कंडक्ट किया, और इन स्नो लेपर्ड की जो पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज करने में ये सक्सेसफुली बने रहे, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आखिरकार ये कंजर्वेशन एफर्ट जो है स्नो लेपर्ड के लिए लगाए गए हैं दार्जिलिंग जू में, वो हैं क्या। दार्जिलिंग के अंदर में जो ये जू है, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर मतलब ये हमारे देश में इकलौता ऐसा कंजर्वेटिव ब्रीडिंग प्रोग्राम है। ये जू इकलौता ऐसा जू है जहाँ पर इस प्रकार का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया स्नो लेपर्ड्स के लिए। और केवल स्नो लेपर्ड नहीं दोस्तों, स्नो लेपर्ड के साथ साथ रेड पांडा, माउंटेन ओरल एंड फीजेंट्स की जो पॉपुलेशन है इसको भी ब्रीड करवाया गया, इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। और दार्जिलिंग जू हमारे इंडिया में हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पर है, बहुत ही ऊंचाई पर है, काफ़ी ठंडक वहाँ पे रहती है, ठीक है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि पहला ये एक्स सीतू कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम है जिसकी शुरुआत 1986 में हुई है, और इसका नाम स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोजेक्ट रखा गया। सवाल यह है कि एक्स सीतू कंजर्वेशन क्या होता है। दोस्तों दो प्रकार के प्रोटेक्शन होते हैं, एक होता है इन सीतू कंजर्वेशन और एक होता है एक्स सीतू कंजर्वेशन, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें एक्स सीतू की, लेकिन मैं आपको दोनों बताने वाला हूँ। इन सीतू कंजर्वेशन की जब बात करते हैं तो हम एक एनिमल को प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में, यानी कोई नेशनल पार्क है उसके अंदर में एनिमल्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्व है, सेंचुरीज हैं, वहाँ पे एनिमल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम लोग उसको उसी के एरिया में प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो वो है इन सीतू कंजर्वेशन। और जो एक्स सीतू कंजर्वेशन होता है ये ऑफ साइट कंजर्वेशन होता है, यानी हम लोग आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। मान लो कोई चिड़ियाघर है, एक्वेरियम है ना, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, उस एनिमल की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसको यहाँ पे सुरक्षित रख रहे हैं, ब्रीडिंग करवा रहे हैं। तो वो क्या है, एक्स सीतू कंजर्वेशन है, उसके एरिया से बाहर है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर ये जो स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोजेक्ट है ये एक्स सीतू है, बाहर एक जू के अंदर, दार्जिलिंग के जू में इस प्रकार से दोस्तों स्नो लेपर्ड की ब्रीडिंग करवाई गई है। और बोला जा रहा है कि तब से 1989 में इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। पहला जो बर्थ होता है स्नो लेपर्ड का दार्जिलिंग जू में वो 1989 में होता है, और तब से अब तक 77 स्नो लेपर्ड्स ऐसे हैं जो कि उस चिड़ियाघर में जन्म ले चुके हैं। और ये जो जू है ये कहीं ना कहीं इस ब्रीडिंग प्रोग्राम के अंदर में एक बहुत बड़ी सक्सेस को हासिल कर चुका है।
और यहाँ पे बहुत आराम से हर चीज़ को देखकर ब्रीडिंग करवाई जाती है। एक मेल और फीमेल जो स्नो लेपर्ड्स हैं उनकी प्रॉपर पेयरिंग की जाती है, उनके लिए एक नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है और पहले उनको देखा जाता है कि वो आपस में कंपेटेबल है नहीं है। देन उसके बाद उन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद उनको छोड़ा जाता है। फिर उसके बाद में इनके बीच में ब्रीडिंग होती है और ब्रीडिंग होने के बाद में दोस्तों यहाँ पर जो फीमेल लेपर्ड है जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको अलग से कह सकते हो 24 घंटे यहाँ पर उसके ऊपर निगरानी रखी जाती है। सीसीटीवी सर्विलांस के माध्यम से रेगुलर ब्लड टेस्ट होता है, बॉडी का वेट मॉनिटर करते रहते हैं। देन उसके बाद में जाकर यहाँ पर ऐसा सक्सेसफुल तरीके से जो स्नो लेपर्ड्स हैं इनकी संख्या बढ़ पाई है, ये यहाँ पर बताया गया। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने 2012 में दोस्तों यहाँ से ना एक डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया। प्रश्न थोड़ा इंटरेस्टिंग है और यहाँ पे एक छोटा सा लॉजिक लगाकर हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको कुछ एनिमल्स के नेम दिए गए हैं, जैसे ब्लैक नेक्ड क्रेन, चीता, फ्लाइंग स्क्वेरल और चौथा स्नो लेपर्ड, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। तो चारों एनिमल्स को देखते हुए यहाँ पे आपसे पूछा गया विच ऑफ द अबव आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया। इन चारों में से कौन सा जानवर ऐसा है जो नेचुरली इंडिया में पाया जाता है? जरा एक बार गौर फरमाते हैं। ब्लैक नेक ट्रेन चलो हमें पता नहीं है। चीता के बारे में तो हमें पता है ना, चीता ऑलरेडी खत्म हो चुका है इंडिया में। चीता अब इंडिया में नहीं पाया जाता और इंडिया में जो चीता है वो अफ्रीका से मंगाया गया है, रिसेंटली ही मंगाया है। ठीक है, तो इंडिया का जो इंडिजीनियस चीता एशियाटिक चीता था वो ऑलरेडी विलुप्त हो चुकी है प्रजाति। तो इंडिया में चीता नेचुरली नहीं पाया जाता। तो अगर हम चीता को हटा दें तो बाकी यहाँ पर 1, 3 एंड 4 देखोगे तो ये तीनों के तीनों सही हैं, क्योंकि जो ये 2 नंबर है चीता वाला वो इसमें भी प्रेजेंट है, ऑप्शन नंबर ए में भी, बी में भी प्रेजेंट है और सी में भी प्रेजेंट है और डी में भी प्रेजेंट है। तो आप देख पाओगे तीनों के तीनों गलत हैं। बचा कौन सा? बी वाला। 1, 3 एंड 4 ओनली इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? चलिए आगे आते हैं एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही जबरदस्त आर्टिकल है। तो दोस्तों यहाँ पे बात है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अभी प्रेजेंट किया है स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर अवार्ड 2023 को। तो आज हम अवार्ड डिस्कस कर रहे हैं स्पोर्ट्स को लेकर। तो ये जो स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं इनमें कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड, पुरस्कार बेसिकली, फिर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। तो इस प्रकार से सीक्वेंस में आप देख सकते हो। सबसे नंबर 1 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, देन अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य ध्यानचंद अवार्ड, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। सीक्वेंस में है ये, ध्यान रखना। तो ये हमारे देश के नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड हैं। जो भी यहाँ पर जो खिलाड़ी है स्पोर्ट्स में एक बेहतरीन कंट्रीब्यूशन दिया है उसको यहाँ पर अवार्ड दिए जाते हैं। एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने इसी साल यानी पिछले साल की बात कर रहे हैं 2023 में डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछा है। अभी वो प्रश्न आगे मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तो न्यूज़ क्या है? खबर यह है कि हाल ही में जो भारत के राष्ट्रपति हैं इन्होंने यहाँ पर राष्ट्रपति भवन में ये जो अवार्ड्स की सेरेमनी है उसको यहाँ पर रखा। और ये जो अवार्ड्स हैं इनको कंट्रोल कौन करता है? इसको पूरी तरह से मैनेज करने का काम, एडमिनिस्टर करने का काम है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स का। अब सवाल यह है कि कौन कौन से अवार्ड्स हैं जो कि इस सेरेमनी में रखे गए या ये अवार्ड्स दिए गए। तो सबसे पहला अवार्ड है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये आप देख पाओगे मेजर ध्यानचंद जी का फोटो है। यह इंडिया का अभी तक का सबसे उच्च लेवल का स्पोर्ट सेक्शन में अवार्ड माना जाता है, जिसको बनाया गया था 1991 से लेकर 1992 के बीच में। और ये जो अवार्ड है मेजर ध्यानचंद, ये नाम किसका है? एक हॉकी लेजेंड हुआ करते थे मेजर ध्यानचंद जी, इनके नाम पर यहां पर इसको रखा गया है। अब दोस्तों यहां पर आप कह सकते हो जो अवार्ड है ये आप कह सकते हो कि ऐसे खिलाड़ी को दिया जाता है जिस खिलाड़ी ने लगातार 4 साल अपना बहुत ही ज़्यादा शानदार परफॉर्मेंस दिया है। बहुत ही ज़्यादा शानदार आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस लगातार 4 साल तक दिया है। उसके बेसिस पर ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है। ध्यान रखना, समझ गए? इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं। अभी इसमें सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। अब दोस्तों बात यहाँ पर यह है कि अगर आप देखोगे कि मेजर ध्यानचंद ये खेल रत्न अवार्ड अभी तक किस किस को दिया गया है, तो ये अवार्ड मैरी कॉम को, पीवी सिंधु, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली को दिया जा चुका है। 2023 का जो अवार्ड है वो चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज, उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे रांकी रेड्डी बैडमिंटन के लिए दिया गया है। फिर दूसरा अवार्ड आता है अर्जुन अवार्ड। अब अर्जुन यहाँ पे कौन है? महाभारत वाले अर्जुन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, धनुर्धर अर्जुन की बात कर रहे हैं। तो अर्जुन अवार्ड जो है दोस्तों यहाँ पर इसकी शुरुआत होती है 1961 में। ये इंडिया का अगेन हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है खेल रत्न से पहले। अब दूसरी बात अगर हम बात करेंगे तो जो महाभारत के अंदर में अर्जुन जी का कैरेक्टर है
उसी पर यहाँ पर ये अवार्ड का नाम रखा गया है अर्जुन अवार्ड। ये अवार्ड दिया जाता है कि भाई एक इंसान, एक खिलाड़ी लगातार 4 साल से उसका कंसिस्टेंटली बहुत शानदार परफॉर्मेंस चल रहा है, तो उस परफॉर्मेंस के बेसिस पर यह अवार्ड उसको दिया जाता है। और इस अवार्ड में अर्जुन का एक स्टैचू यहाँ पर दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट होता है, प्लस कैश प्राइज भी होता है। तो पहला अर्जुन अवार्ड यहाँ पर दिया गया था फुटबॉल ओलंपियन पीके बैनर्जी को 1961 में। और पहली वीमेन अवार्डी कौन है? एक हॉकी प्लेयर जिनका नाम है एना लम्स्टेन। 2023 का अवार्ड किसको उसको दिया जा रहा है? अदिति गोपीचंद स्वामी, ये कह सकते हो आर्चरी में ही है ना, धनुष में। उसके अलावा मोहम्मद शमी क्रिकेट के लिए, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर शूटिंग के लिए, और यहाँ पर कुछ और। ये 2023 में यहाँ पर इन लोगों को अवार्ड दिया जा रहा है। फिर आता है तीसरा द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड अगेन इंडिया का एक हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर है, स्पेशली कोचेस के लिए। अब आपको पता है जो खिलाड़ी इतने बड़े लेवल पर पहुंचे, इनके पीछे एक कोच है जिनका हाथ है, उस कोच ने यहाँ पर इनको ट्रेन किया है। तो यहाँ पर एक कोच के लिए अवार्ड दिया जाता है, एक कोच को अवार्ड दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड। इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में। अब जो ये द्रोणाचार्य यहाँ पर ये लिया गया है, ये भी अगेन महाभारत के ही कैरेक्टर हैं द्रोणाचार्य, ठीक है। महाभारत में स्पेशली अर्जुन के गुरु हैं द्रोणाचार्य, ठीक है। तो ध्यान रखना द्रोणाचार्य जी के नाम पर ही यहाँ पर ये जो अवार्ड है वो रखा गया है। और जो अवार्डीज होते हैं जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है, उनको एक द्रोणाचार्य जी का एक ब्रॉन्ज स्टैचू मिलता है, एक सर्टिफिकेट होता है, कैश प्राइज होता है। और जो पहली वेमेन अवार्डी हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया था वो एथलेटिक्स कोच हैं रेनू कोहली। 2002 में इनको ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है। फिर 2023 में यहाँ पर आप कह सकते हो रेगुलर कैटेगरी जो होती है उसमें ललित कुमार रेसलिंग के लिए, आरबी रमेश चेस के लिए, इस प्रकार से यहाँ पर अवार्ड दिया जा रहा है। लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए जसकिरत सिंह ये गोल्फ के लिए हैं, भास्करन ई कबड्डी के लिए हैं। फिर नाम ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। अवार्ड्स के बारे में ध्यान रख रहा हूँ मैं, तो नाम आपको बता रहा हूँ बस। फिर इन तीन के बाद में जो चौथे नंबर पर आता है वो है मेजर ध्यानचंद अवार्ड। मेजर ध्यानचंद अवार्ड की शुरुआत 2002 में हुई, ठीक है। अब ये अवार्ड दिया जाता है एक ऐसे खिलाड़ी को जिसका यहाँ पर एक लाइफ टाइम अचीवमेंट हुआ है स्पोर्ट्स में, बेसिकली उसके बेसिस पर उस व्यक्ति ने यहाँ पर लगातार कंट्रीब्यूशन किया है, स्पोर्ट्स को और ज़्यादा प्रमोट किया है एक अकेले दम पर। तो ये जो इस मेजर ध्यानचंद अवार्ड के जो पहले अवार्डी थे वो एक ओलंपियन बॉक्सर थे शाहरुज बिराजदार, फिर हॉकी प्लेयर अशोक देवन। तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड की बात कर ली। अब उसके बाद में आता है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। ये ट्रॉफी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये एक ओल्डेस्ट नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है इंडिया का, जिसको लाया गया था 1956 के से लेकर 1957 के बीच में। और जो ये अवार्ड है किसी प्लेयर को नहीं दिया जाता है, ये एक संस्थान को दिया जाता है या यूनिवर्सिटी को दिया जाता है। उस यूनिवर्सिटी को दिया जाता है जिसका सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस होता है पूरे टूर्नामेंट में, ठीक है। तो इस अवार्ड के अंदर में आप देख पाओगे एक माँ का मतलब कि मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी आपको देखने को मिलती है, प्लस यहाँ पर कैश प्राइज होता है। और पहला अवार्ड यहाँ पर ये वाला दिया गया था, पहली ट्रॉफी किसको मिली है? बॉम्बे यूनिवर्सिटी को मिली थी 1956 से लेकर 57 के बीच में, जब ये शुरुआत हुआ था अवार्ड। फिर 2023 में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, ठीक है, ओवरऑल विनय यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ पर अवार्ड दिया जा रहा है। फिर एक और इसके बाद यहाँ पे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी के बाद में एक और अवार्ड होता है खेल की कैटेगरी में, वो है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। इस पुरस्कार की शुरुआत होती है 2009 में। और ये जो पुरस्कार है ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है, और ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ एक व्यक्ति को भी दिया जा सकता है, वो व्यक्ति जिसने स्पोर्ट्स को लगातार प्रमोट किया है, उसके डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया है, ठीक है। इसमें कैटेगरीज होती हैं टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन, कई सारी कैटेगरीज में अवार्ड दिया जाता है। फिर आता है यहाँ पर आप कह सकते हो इसके बाद ध्यान रखना राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार ऑर्गेनाइजेशन, ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को दिया जाता है स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए। फिर एक आता है तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। इस अवार्ड को प्रेजेंट किया जाता है 1993 और 1994 से ही इस अवार्ड को तभी लेकर आया गया। ये अवार्ड का नाम रखा गया है तेंजिंग नॉर्गे के ऊपर। तेंजिंग नॉर्गे आपको ये देखने को मिलेंगे, ये वो पर्सन है, ये पहले वो 2 इंडिविजुअल में से एक व्यक्ति हैं जो कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे एडमंड हिलारी के साथ में 1953 में, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पर इस अवार्ड का नाम रखा गया है। और जो भी यहाँ पर जो तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड को रिसीव करते हैं, ये किस लिए दिया जाता है भाई? एक व्यक्ति जिसका लैंड, सी या एयर के अंदर में एडवेंचर के मामले में एक आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट हुआ है, उसके बेसिस पर यहाँ पर यह अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर इन अवार्ड्स के बारे में एक बढ़िया तरीके से क्लैरिटी मिल चुकी है। इनको प्लीज़ ध्यान में रखना क्योंकि यूपीएससी ने यहाँ से ऑलरेडी सवाल पूछा हुआ है। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो दोस्तों ये है वो प्रश्न 2023 में, अभी जो लास्ट ईयर का पेपर हुआ है उसी में यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था।
क्वेश्चन क्या था? कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स विद रिगार्ड टू स्पोर्ट्स अवार्ड्स। स्पोर्ट अवार्ड को लेकर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। कौन सा स्टेटमेंट सही है ये नहीं बताना, कितने स्टेटमेंट सही हैं ये बताना है। तो पहला बोलता है जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, ये मोस्ट स्पेक्टेकुलर एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो कि एक स्पोर्ट पर्सन के थ्रू लगातार पिछले 4 सालों में दिया गया है, उसके लिए यह अवार्ड दिया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि जो अर्जुन अवार्ड है ये एक स्पोर्ट पर्सन को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। नहीं, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए नहीं दिया जाता। देखो पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है, अभी आपने पढ़ा, लेकिन क्या अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है? नहीं, जो पिछले 4 साल में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है स्पोर्ट्स पर्सन का, उस लिए दिया जाता है। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है। थर्ड वाला अगर हम देखेंगे तो जो द्रोणाचार्य अवार्ड है ये हमारे कोचेस के लिए दिया जाता है। कोचेस को सम्मानित करने के लिए यहां पर दिया जाता है, जो एक सक्सेसफुल ट्रेंड स्पोर्ट्स पर्सन को यहां पर पूरी तरह से तैयार करते हैं। ठीक है, और जिनके पास में एक पूरी तरह से एक ट्रेंड स्पोर्ट पर्सन होता है, टीम होती है, तो उस कोच को यहां पर द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। तो ये सही है बिल्कुल, अभी हमने पढ़ा ही था। फोर्थ को देखेंगे तो यह राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। यह पुरस्कार बेसिकली किसको दिया जाता है भाई? एक स्पोर्ट पर्सन जिसने यहां पर मतलब अपने रिटायरमेंट के बाद में, ठीक है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो यहां पर देखा जाता है। रिटायरमेंट के बाद में भी लगातार वो स्पोर्ट्स में कंट्रीब्यूशन दे रहा है, उसके लिए दिया जाता है। क्या ये सही है? नहीं दोस्तों, ये तो एक इंस्टीट्यूशन या इंडिविजुअल को दिया जाता है। तो चौथा वाला भी गलत है। तो केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही है और तीसरा वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा और चौथा गलत है। तो इस वजह से चारों स्टेटमेंट में से कितने स्टेटमेंट सही है? केवल 2 स्टेटमेंट सही है। दैट इज वाई बी ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी ये हमारा मेंस का क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है इसको किसने पब्लिश किया है? तो ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको पब्लिश किया है। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है। बीच में एक आर्टिकल और है, मिसिंग है, उसको मैंने रोक रखा है, वो आपके साथ में कल डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।